गद्य के भेद में अब हम देखते हैं रेखा चित्र का स्वरूप और उसकी परिभाषा आदि पर हम चर्चा करते हैं। रेखा चित्र आधुनिक गद्य विधाओं की विकास यात्रा के अंतर्गत रेखा चित्र ने अपना स्वतंत्र स्थान प्राप्त किया है। रेखा चित्र के नाम से प्राचीन भारतीय साहित्य में कोई विधा नहीं मिलती है। यह तो आधुनिक युग की उपज है, जो स्थान काल के क्षेत्र में चित्रकला और चित्रकार का है, वही स्थान साहित्य के क्षेत्र में रेखा चित्रकार का है। चित्रकार चित्र बनाकर अपनी संवेदनात्मक अनुभूति को तूलिका से रेखाओं द्वारा अभिव्यक्त करता है, तो रेखा चित्रकार शब्दों के माध्यम से स्वयं की अनुभूति को रेखा चित्र या शब्द चित्र में सजीवता प्रदान करता है। वस्तु, घटना, व्यक्ति आदि का यथार्थ चित्रण रेखा चित्र में होता है। रेखा चित्र की परिभाषा डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इस प्रकार से दी है: अपने संपर्क में आए हुए किसी विलक्षण व्यक्ति अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्मस्पर्शी स्वरूप को देखे सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए। रेखा चित्र यह शब्द चित्र कहलाता है। शेमचंद्र सुमन के शब्दों में रेखा चित्र में जहाँ एक और लेखक का किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष का अपना निजी अध्ययन होता है, वहाँ दूसरी ओर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष का वास्तविक चित्रण भी रहता है। आचार्य उमेश शास्त्री ने रेखा चित्र की परिभाषा इस प्रकार से दी है: कम से कम शब्दों के माध्यम से जीवन का आंतरिक विश्लेषण रेखाचित्र कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि रेखाचित्र ही शब्द चित्र कहलाता है। उसमें कम से कम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा विशेष मनोभावों का यथार्थ चित्रण किया जाता है। अब रेखा चित्र के तत्व। रेखा चित्र के तत्व: व्यक्ति चित्र। रेखा चित्र के अंतर्गत रेखा चित्रकार किसी व्यक्ति विशेष की अंतर बाह्य उपस्थिति को उभारता है। वह जिस पात्र को चुनता है, उसकी चेष्टाओं का वर्णन भी करता है। वह पात्र के आंतरिक गुणों का भी कुछ मात्रा में वर्णन करता है। इसके बाद में आता है दूसरा, यथार्थ अनुभूति। सफल रेखा चित्रकार वही हो सकता है जिसने वर्णित चरित्र को निकट से देखा हो और उसका सूक्ष्म चित्रण किया गया हो। अतः रेखा चित्रकार के लिए यथार्थ अनुभूति की आवश्यकता है। रेखा चित्र में कल्पना को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो कहानी में होता है। रेखा चित्र में सजावट की भी आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा तत्व है उसका संवेदनशील दृष्टिकोण। रेखा चित्रकार के लिए संवेदनशीलता जरूरी है। हिंदी रेखा चित्रकारों ने अपने रेखा चित्रों में आम आदमी के प्रति सहानुभूति प्रदान की। इस संदर्भ में महादेवी वर्मा के रेखा चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। उनके रेखा चित्रों में वात्सल्य एवं स्नेह का रंग भी गहरा हो जाता है।
चौथा तत्व है सूक्ष्म निरीक्षण। रेखा चित्रकार में सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का होना आवश्यक है। अपने सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति द्वारा वर्णित चरित्र का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर सकेगा। उसके चरित्र की विशेषताओं के शब्दबद्ध करने में वह सफल हो पाएगा। इस तरह रेखा चित्र का चौथा तत्व। रेखा चित्र का पांचवा तत्व हम अब देखते हैं कि रेखा चित्र में भाषा शैली। रेखा चित्र में भाषा का अत्यंत महत्व होता है क्योंकि रेखा चित्रकार शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्र करता है कि जिसकी वजह से उस व्यक्ति विशेष का चित्र पाठक के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए रेखा चित्र में भाषा शैली का विशेष स्थान होता है। इसके बाद में उद्देश्य। रेखा चित्रकार का उद्देश्य व्यक्ति विशेष की चरित्रगत विशेषताओं को प्रस्तुत करना होता है। उसके जीवन के विशिष्ट प्रसंगों द्वारा पाठकों को संदेश एवं प्रेरणा देना प्रदान करना भी इसमें निहित होता है। इस तरह रेखा चित्रकार के बारे में हम लोगों ने उसके तत्वों के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में चर्चा की, उसकी परिभाषा देखी। अब गद्य की अगली भेद जो है, गद्य के भेद, उसमें आत्मकथा ये भी एक प्रकार का भेद इसमें है। आत्मकथा यानी खुद लिखना, स्वयं के बारे में लिखना। आत्मकथा का स्वरूप अगर हम देखें, हिंदी साहित्य की विकसित गद्य विधाओं में आत्मकथा एक नवीनतम विधा है। भले ही वह विधा नवीनतम विधा क्यों न हो, किंतु इसका जन्म अथवा उदय तभी से हुआ होगा जब कभी मनुष्य ने अपने स्वयं की आवृत्ति या अनुभव किसी को सुनवाना चाहा होगा। आत्मकथा का अर्थ है आत्म की कथा। आत्मकथा में आत्म संबंधी उस कथा का उद्घाटन है जिसमें स्व की प्रधानता ही दिखाई देती है। इसी कारण कह सकते हैं कि आत्मा के संयोग से किया गया वर्णन अथवा मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई स्वयं की कहानी आत्मकथा है। इसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा को इंग्लिश में या अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आत्मकथा इस साहित्य विधा में लेखक ही नायक होता है। इसी कारण लेखक द्वारा किया गया वर्णन मुख्यतः स्व विषयक अधिक रहता है और विषयगत कम होता है, जबकि आत्मकथा के अतिरिक्त अन्य विधाओं में विषयगत परिणाम अधिक मिलते हैं। इसमें लेखक अपनी जीवन की दुर्बलताओं, सबलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने जीवन को बहुत अधिक समीप से समझा है। आत्मकथा की परिभाषा कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने इस तरह से दी हुई है, जिसमें पहले विद्वान जो शिपले, आत्मकथा वह है जिसमें लेखक अपने विशाल जीवन सामग्री की पृष्ठभूमि से कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर उनको व्यवस्थित ढंग से आमने सामने रखता है या फिर अपनी अंतर्दृष्टि से उनको स्मरण रूप में व्यक्त करता है। बाद में भारतीय विद्वान जो है गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार आत्मकथा की परिभाषा, आत्मकथा लेखक के जीवन की दुर्बलताओं, सबलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थन होता है। भारतीय विद्वान राजनाथ शर्मा
के मतानुसार आत्मकथा की परिभाषा, आत्मकथा उस साहित्य को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने विगत जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आत्मकथा कल्पना की कोरी उड़ान नहीं, बल्कि वह जीवन का एक सत्य अन्वेषण है। अब देखते हैं कि आत्मकथा के तत्व। आत्मकथा का पहला तत्व है कथावस्तु या वर्ण विषय। आत्मकथा में लेखक स्वयं ही कथावस्तु का आधार है। वह कथावस्तु में अपने ही जीवन को व्यक्त करता है, कारण वह अपने विषय में अधिक जानता है। अन्यत्र उसकी अधिक जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है। इसमें लेखक के जीवन में घटित सभी क्रियाओं और घटनाओं का अंकन मिलता है, विशेषतः उस घटना का जिसका विशेष प्रभाव रहा है और जिसके फलस्वरूप ही उसे जीवन में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हो सकी है। आत्मकथा की कथावस्तु सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों से संबंधित होती है। वैसे आम आदमी भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है। इसमें लिखने वाले के विचार और भावना का वर्णन मिलता है। दूसरा तत्व है आत्मकथा का चरित्र चित्रण। आत्मकथा में स्वयं लेखक ही नायक होता है, जो चरित्र चित्रण का मुख्य आधार स्तंभ है। नायक यानी आत्मकथाकार किन परिस्थितियों में किस प्रकार संघर्ष करता रहा है, किन परिणामों से अपनी दुर्बलता को कष्ट, साथ ही किसी अन्य प्रभाव के कारण किस प्रकार वह प्रभावहीन सिद्ध की गई है और किस प्रकार संकटों समस्याओं से निकलकर अपने आप को इच्छित मार्ग पर ला सका आदि का वर्णन चरित्र चित्रण में किया जाता है। आत्मकथा का नायक साधारण मनुष्य से लेकर उच्च वर्ग के मनुष्य तक का हो सकता है। अब देश काल वातावरण। किसी भी व्यक्ति की कसौटी देश काल वातावरण पर निहित होती है। आत्मकथाकार अपनी जीवन विषय कहानी समझाता है, उसका कब, कैसे, कहा और क्यों आदि से संबंध है। इस तत्व में वह अपने जन्मस्थान, परिस्थिति का उद्घाटन करता है। आत्मकथा में नायक अपने समसामयिक परिस्थिति में से प्रभावित होता है। वह इससे किसी प्रकार संघर्ष करता रहा, कैसे अपने आप को संभल सका, कैसे प्रारंभ में उसने कष्ट ढोए आदि का वर्णन मिलता है। विशेषतः वह उस समय का घटना का प्रवास का वर्णन करता है जिसकी प्रभावग्रस्तता के कारण जीवन लक्ष्य मार्ग दिशा को पा सका है। अब चौथा तत्व है कि आत्मकथा के संवाद। आत्मकथाकार अपनी इस स्व परिचय की रचना में स्वयं के विचार, इच्छा, आकांक्षा, स्वप्न, भावना, दृष्टिकोण को संवादों के द्वारा ही व्यक्त करेगा। उसके प्रत्येक संवाद से स्व का ही परिचय मिलेगा। साथ ही विशेष दृष्टिकोण पर अपने आचार, विचार, भाव, सिद्धांत आदि को स्पष्ट करेगा। आत्मकथा के संवाद पाठक के से संपर्क स्थापित करने योग्य हृदयस्पर्शी होने चाहिए। साथ ही वे सहज, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। बाद में पांचवा आत्मकथा का तत्व है भाषा शैली। आत्मकथा साहित्य किसी प्रकार का बंधन नहीं मानता। इसी प्रकार हमें इसमें स्वैरता दिखाई देती है। आत्मकथा की भाषा शैली सीधे साधे पाठक को स्पर्श करती है, अर्थात वह प्रभावशाली और आकर्षक होना अनिवार्य है। इसी कारण आत्मकथा साहित्य में रोचकता प्रारंभ से ही विद्यमान रहती है। भाषा, भाव, विचारों की पराधीन है। इसके फलस्वरूप लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतों का आधार लिया जाता है। मुख्य रूप से आत्मकथा की भाषा में संयम, स्पष्टता
हास्य विनोद दिखाई देता है। आत्मकथा का छठवां तत्व उद्देश्य। आत्मकथाकार पाठक को अपने जीवन के संघर्ष कष्टों को किस प्रकार सहता है, उन्हें पराजित किए और अपना जीवन कैसे आनंदमय बनाया आदि से वह साक्षात्कार कराता है। आत्मकथाकार अपनी रचना से स्वयं के आदर्श, विचार, सिद्धांत, संकल्प, यथार्थ, जीवन में कैसे श्रेष्ठ रहे आदि बातों को समझाता है। साथ ही पाठक को आदर्श जीवन मूल्यों की सीख देता है। इस तरह ये आत्मकथा के स्वरूप, तत्व, परिभाषा को हम लोगों ने देखा। अब अगला गद्य का भेद है, वो है जीवनी। जीवनी का स्वरूप ये जो है कि साहित्यिक विधाओं में जीवनी का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारतवर्ष में जीवनी साहित्य प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है, परंतु आज जिस रूप में यह साहित्य प्रचलित है वह पाश्चात्य साहित्य की देन है। अंग्रेजी में जिसे बायोग्राफी कहते हैं और हिंदी में उसी को जीवनी कहा जाता है। जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन और चरित्र की रसात्मक अभिव्यक्ति है। जीवनी का कथानक काल्पनिक न होकर पूर्णतः सत्य होता है। लेखक उसे सजाने, संवारने और संयोजन में अपनी कल्पना का उपयोग करता है। लेखक जीवनी लिखने में जो वृत्ति अपनाता है वह तटस्थता की नहीं बल्कि घनिष्ठता की होती है। जीवनीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह जिसकी जीवनी लिख रहा है उससे प्रत्यक्ष रूप से परिचित हो ही हो। वह ऐसे व्यक्ति की भी जीवनी लिख सकता है जिसमें उसका कोई परिचय न हो। उसके लिए आवश्यक नहीं होता कि वह प्रामाणिक तथ्यों को आलंकित करे, उन्हें सहानुभूतिपूर्ण शैली में संयोजित कर दे और जीवनी नायक के गुण दोषों को आलोकित करता जाए। जीवनी की परिभाषा ये जो है, पाश्चात्य विद्वान ने जीवनी की परिभाषा इस प्रकार दी है। डॉक्टर जॉनसन के मतानुसार जीवनी का लक्ष्य जीवन की उन घटनाओं और क्रियाकलापों का रंजक वर्णन करना है जो व्यक्ति विशेष की बड़ी से बड़ी महानता से लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों तक से संबंधित होती है। डॉक्टर निकोलस ने जीवनी की परिभाषा इस प्रकार दी: किसी एक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का सत्य चित्रण करके उसे कलात्मकता से लिखा जाना ही जीवनी है। रामनाथ सुमन ने जीवनी के बारे में कहा है, जीवन की घटनाओं के विवरण का नाम जीवनी नहीं है। लेखक जहाँ नायक के जीवन में छिपे उसके विकास के, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को, उसकी मुख्य जीवन धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है, वहाँ जीवनी लेखक का सार्थक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवनी साहित्य में व्यक्ति विशेष के यथार्थ जीवन का अध्ययन होता है। लेखक अपने चरित्र नायक के जीवन को जिस रूप से देखता है और अनुभव करता है उसी को वह साहित्यिक रूप में व्यक्त कर देता है। जीवन में चरित्र नायक के जीवन का इतिहास ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जीवनी में चरित्र नायक के आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का यथार्थ चित्रण किया जाता है। इस तरह जीवनी की परिभाषा, जीवनी का स्वरूप हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं जीवनी के तत्व। जीवनी के तत्व में वर्ण विषय ये महत्वपूर्ण तत्व है। वर्ण विषय जीवनी साहित्य का प्रधान तत्व है। जीवनी के वर्ण विषय में सत्यता और वास्तविकता होती है। जीवनी एक प्रकार का व्यक्तिपरक इतिहास ही होता है और इसलिए जीवनी लेखक को इतिहास अन्वेषण की तरह अन्वेषक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है तथा चरित्र नायक के संबंध में लिखे गए ग्रंथ समकालीन
के संस्मरण, साक्षात्कार, उनके लेख, भाषण, साहित्य आदि साधनों द्वारा चरित्र नायक का स्वभाव, प्रवृत्ति, मनस्थिति आदि जानकारी संकलित करनी पड़ती है। जीवनी का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। जीवनी को जीवन चरित्र भी कहा जाता है। लेखक जिस व्यक्ति को अपनी रचना का विषय बनाता है वही उसका प्रधान पात्र होता है और इस मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण करना ही उसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसीलिए चरित्र चित्रण को जीवनी का विधायक तत्व कहा जाता है। लेखक चरित्र चित्रण का नायक केवल चरित्र चित्रण ही नहीं करता बल्कि उसका विश्लेषण और विवेचन भी करता है। नायक के आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का विश्लेषण भी चरित्र चित्रण में किया जाता है। इसलिए जीवनी साहित्य में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी कहलाता है। देश काल वातावरण। जीवनी यह विधा तथ्यों पर आधारित न होने के कारण देश काल वातावरण को जीवनी का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चरित्र नायक किसी देश या काल में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके चरित्र विकास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव अवश्य रहता है। इसलिए इस तत्व के अभाव में नायक का जीवन वृत्त एवं चरित्र चित्रण अधूरा रह जाएगा। अगला चौथा तत्व जो है भाषा शैली। भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन है। विषयानुकूल भाषा उत्कृष्ट होती है। जीवनी को आकर्षक एवं रुचिकर बनाने के लिए उत्कृष्ट रोचक भाषा होनी चाहिए। संपूर्ण रचना की भाषा विषय के अनुरूप सहज सरस हो तो जीवनी अधिक सुंदर और सशक्त होगी। जीवनी में शैली का भी महत्व होता है। प्रत्येक लेखक की अपनी विशिष्ट शैली हुआ करती है। जीवनी लेखक अपने कथ्य को कलात्मक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक शैली का प्रयोग करता है। जीवनी का पांचवा तत्व जो है उद्देश्य। जीवनी यानी चरित्र नायक के व्यक्तित्व का सत्यपूर्ण चरित्रण करने वाला ग्रंथ। इन शब्दों प्रयोगों से सिद्ध होता है कि लेखक का उद्देश्य केवल गौरव या नीति बोध नहीं है बल्कि यथार्थ का सत्य दर्शन कराना है। चरित्र नायक के रूप में आदर्श प्रस्तुत करना, बोध या ज्ञान प्रदान करना तथा इस आदर्श व्यक्ति की स्मृति स्थायी रखना भी जीवनीकार का उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने ये पहली इकाई जो है गद्य के भेद ये जो है इससे अध्यापन करके ये पहली इकाई हमारी यहाँ पे समाप्त होती है और अगली इकाई को हम अगली तासिका को मिलते हैं। पहली इकाई यहाँ पर समाप्त हो गई, पहला प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अगली तासिका के लिए हम यहाँ रुकते हैं।